क्या आप साउंड ठीक है? तो कोई नहीं, फिर से जो पढ़ाया गया उसको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं आपके लिए। तो जैसा कि क्लास प्रारंभ करने के पहले हम लोग हिस्ट्री ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं, तो 25 मई के इतिहास में केवल एक ही घटना को शामिल किया गया है, जो हुआ है रास बिहारी बोस का जन्मदिन था कल 25 मई को। और आज 26 मई को 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिया गया था, तो इसलिए 26 मई का दिन आज इनको शामिल किया गया है। रास बिहारी बोस जिनका जन्म 25 मई 1886 को हुआ था, दो घटनाओं के लिए इनका नाम काफी चर्चा में रहता है। एक INA अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी के संगठनकर्ता के तौर पर, और जो दूसरा इनका नाम लिया जाता है यह है कि दिल्ली में जब दरबार लगा था 1911 में, तो उस दरबार के बाद उस वक्त के वायसराय हार्डिंग द्वितीय की एक शोभा यात्रा निकाली गई थी, और इस शोभा यात्रा पर बम फेंकने का एक योजना बनाया गया था। उस योजना के पीछे जो मुख्य दिमाग था वह कहा जाता है रास बिहारी बोस का ही था। तो दो घटनाओं के लिए याद रखेंगे, और यह एक क्रांतिकारी थे जिनका संबंध बंगाल से था। तो केवल दो ही घटनाओं का आप याद रखेंगे। आज के हिस्ट्री ऑफ द डे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं रहा। अब क्लास प्रारंभ करने के पहले, जैसा कि हम लोग के द्वारा एक मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक 1932 तक का इतिहास हो चुका है, और 1932 के बाद आज 1933 से आगे के इतिहास को देखा जाएगा। और 1933 के आगे से इतिहास को प्रारंभ करने के पहले आप लोगों के लिए आज सवाल सबसे पहला दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन, इसी को कहा जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन जो यह वर्ड था, यह नारा था, यह नारा किसके द्वारा दिया गया? यह नारा किसके द्वारा दिया गया? पहला सवाल आपके लिए है। दूसरा, कांग्रेस का रेडियो। अमृता गुड इवनिंग, अंकित जी, अमन जायसवाल, अच्छा बिल्कुल सही है। पिछली क्लास में आपसे पूछा गया था कि बाबर का क्या मतलब है। वैसे एक बात याद रखेंगे, एक बार एसएससी में ऐसा पैटर्न स्टार्ट हुआ था कि उस वक्त केवल नामों के पीछे ही सवाल पूछा जाने लगा था। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक में पूछ दिया गया था कि ऐबक का क्या मतलब होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे शब्दों का शाब्दिक अर्थ के तौर पर बहुत सारा सवाल पूछा जाने लगा था। उसी क्रम में आपसे पिछली क्लास में पूछा गया था कि बाबर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अमन जायसवाल बता रहे हैं, आदिया खान भी कुछ जवाब दे रहे हैं, प्रिया सिंह का भी कुछ जवाब आते हुए। तो ऐसे कहा जाता है कि बाबर का मतलब टाइगर माना जाता है, कि टाइगर, याद रखेंगे आप लोग। और यहीं से जो मुगल बादशाह जब पढ़ा जाता है, तो मुगल बादशाहों में BHAJSA बादशाह हम लोग पढ़ते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इन जितने भी नामों का आप देखते हैं, 6 महत्वपूर्ण मुगल शासक है। इन सभी के नामों का कुछ ना कुछ शाब्दिक अर्थ होता है, याद रखेंगे। इन सारे नामों का कुछ ना कुछ शाब्दिक अर्थ होता है, और परीक्षा में प्राय इनसे सवाल पूछा जाता है। तो आपसे बाबर का एक मतलब क्लियर हो गया, टाइगर। दूसरा, हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली, याद रखेंगे। तीसरा है अकबर, अकबर का मतलब महान या श्रेष्ठ होता है। और जहांगीर, तो यहां से नाम निकलता है, जहां का मतलब होता है संसार, और गिर का मतलब होता है विजेता। तो यहां से याद रखेंगे कि जहां मतलब संसार, गिर मतलब विजेता, अर्थात जहांगीर का मतलब होता है संसार का विजेता, संसार का विजेता। फिर आते हैं शाहजहां। तो शाहजहां में एक शब्द है शाह और दूसरा है जहां। तो जहां का मतलब संसार होता है और शाह का मतलब शासक होता है। तो शाहजहां का मतलब होता है संसार का शासक, याद रखेंगे।
और एक नाम बचता है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। अब नाम बचता है औरंगजेब, और ये आपके लिए होगा कि आपको नेक्स्ट क्लास में इस औरंगजेब का क्या मतलब होता है, इसी का शाब्दिक अर्थ आपको अगले क्लास में बताना है। चलिए कुछ जवाब भी आते हुए। अंजलि चौबे किंग ऑफ द जंगल, ठीक है, यह भी सही है। रुक्मिणी का सालू सिंह की प्रिया सिंह, आदिया खान का कुछ जवाब आते हुए। तो आज का जो पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था किसके द्वारा दिया गया था, और दूसरा है कि कांग्रेस का रेडियो किसे कहा जाता है, कांग्रेस का रेडियो के नाम से किसे जाना जाता है। ये दोनों घटना भारत छोड़ो आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है। तो तब तक क्लास को प्रारंभ किया जाता है। आप इन दोनों सवालों का जवाब कमेंट करके देंगे कमेंट बॉक्स में, तब तक आगे क्लास को देखा जाए। अब मुख्य जो हिस्ट्री स्टार्ट होगा वो होगा 1933, 1933 से आगे के इतिहास को देखा जाएगा। तो जैसा कि याद होगा कि 1933 के ठीक पहले 1930, 1931 और 1932 आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अर्थात गोलमेज सम्मेलन 1932 में समाप्त हो चुका था, और ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन अपने लक्ष्य में असफल सिद्ध हुआ था। अब गोलमेज के असफल होने के पश्चात अंग्रेजों को ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब भारतीयों के सलाह मशुरा से भारतीयों के लिए संविधान बना पाना संभव नहीं होगा। तब जाकर 1933 में, अब 33 में कौन कौन सी प्रमुख घटना घटित होगी याद रखेंगे। तो 1933 में ही अंग्रेजों के द्वारा, याद रखेंगे, श्वेत पत्र लाया गया। इसे इंग्लिश में व्हाइट पेपर कहा जाता है। अब श्वेत पत्र क्या होता है, तो केवल इतना ही याद रखना है, आउटलाइन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान के लिए ढांचा। अर्थात एक व्हाइट पेपर या श्वेत पत्र लाया गया, और इस श्वेत पत्र में एक चर्चा की गई कि भारतीयों का जो संविधान होगा वो किस प्रकार से बनाया जाएगा। और इसी श्वेत पत्र की जांच के लिए याद रखना है कि श्वेत पत्र मार्च में आया था, और अप्रैल में इसी की जांच के लिए एक ज्वाइंट कमेटी बनी थी। इसको हिंदी में संयुक्त समिति कहा जाता है। और इस समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था अंजलि चौबे का भी कुछ आंसर आ रहा है, प्रिया सिंह, अच्छा किंग ऑफ द जंगल तो लायन हुआ ना। और शाब्दिक अर्थ के तौर पर टाइगर ही कहा जाता है, बाबर को याद रखेंगे आप लोग। आगे तो श्वेत पत्र लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, और श्वेत पत्र का मुख्य मकसद था कि भारत के लिए एक संविधान का ढांचा तैयार किया जाए। और इसी श्वेत पत्र की जांच के लिए अगले ही महीने एक संयुक्त समिति ज्वाइंट कमेटी बनाई गई थी, याद रखना है। और इसके जो अध्यक्ष थे इनका नाम था लॉर्ड लिथगो। लॉर्ड लिथगो, याद रखना है कि श्वेत पत्र की जांच के लिए एक संयुक्त कमेटी बनाई गई थी, और यह सारा मामला 1933 का है, याद रखेंगे। और इस कमेटी का जो रिपोर्ट आया था, यह रिपोर्ट नवंबर 1934 में यह रिपोर्ट लाया गया, और इसी रिपोर्ट के आधार पर अगले साल अगस्त 1935 में, याद रखना है, एक अधिनियम पारित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उसका नाम था भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था।
श्वेत पत्र लाया गया अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले। इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी का अध्यक्ष लॉर्ड लिलिथगो रहा। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1934 में इंग्लैंड की सरकार को सौंप दी और इसी रिपोर्ट के आधार पर अगस्त 1935 में भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था 1935 का। और यह अधिनियम भारत के संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब तक जितना भी संविधान बनाने का प्रयास किया गया या जितने भी अधिनियम अब तक लाए गए थे, उन सभी अधिनियमों में सबसे बड़ा अधिनियम था। और कहा जाता है कि इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या 1 2 3, इसको आप उल्टे क्रम में लिख देंगे तो 321 अनुच्छेद इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया था। और आज भी वर्तमान में भारत का संविधान का जो अधिकांश हिस्सा है वह इसी अधिनियम से लिया गया है। तो हिस्ट्री के बाद जब पॉलिटी स्टार्ट किया जाएगा तो इस अधिनियम की विशेष चर्चा की जाएगी। फिलहाल अभी हमारा मकसद है कि आधुनिक भारत के इतिहास के लिए एक ऐसी समझ विकसित की जाए ताकि इतिहास को भी समझ लिया जाए और उसी इतिहास से किस प्रकार से अंग्रेजों के प्रयास से हम लोगों ने अपना संविधान बनाया, उस विचार या कॉन्सेप्ट को भी हम याद रख लें। तो फिलहाल पॉलिटी को थोड़ी देर के लिए हम लोग साइड कर लेते हैं, इस अधिनियम की चर्चा बाद में की जाएगी। अब जो अधिनियम लाया गया था, इस अधिनियम में बहुत सारी बातें रखी गई थी, जिनमें एक प्रमुख बात आप याद रखेंगे कि भारत के प्रांतों में चुनाव याद रखना है आपको, प्रांतों में चुनाव। और यहीं पर एक सवाल प्रमुख हो जाता है कि 1935 का जो अधिनियम था यह कब से लागू हुआ, तो याद रखना है कि 2 साल बाद 1 अप्रैल 1937 से यह संविधान एक्शन में हुआ था, 2 सालों के बाद। तो जब चुनाव कराया गया था इस अधिनियम के पश्चात, तो उस वक्त भारत में याद रखना 11 प्रांत हुआ करते थे और इन प्रांतों को प्रोविंस कहा जाता था। और 11 प्रांतों के चुनावों के पश्चात 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनाने में सक्षम हुई थी, सफल हुई थी। अनुश्री पांडे का भी जवाब, रुक्मिणी शाह, सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का रेडियो, अच्छा ठीक है, कांग्रेस का रेडियो का सवाल का जवाब आते हुए देखा जाएगा। आप हमारे साथ पूरे क्लास में बने रहेंगे तो जो 2 सवाल आपसे पूछा गया प्रारंभ में ही, उन दोनों सवालों का जो आंसर है आज के इसी लेक्चर में छुपा होगा। तो आप यदि पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो शायद उन दोनों सवालों के जवाबों के अतिरिक्त भी आपको ऐसी बहुत सारी जानकारी मिलेगी जिससे शायद आप अब तक परिचित नहीं होंगे। तो हमारे साथ पूरे क्लास में आप ध्यान से बने रहें। यहीं पर एक बात का जिक्र कर देना चाहूंगा आपसे, जैसा कि बहुत सारे बच्चों का मैसेज या कॉल आ रहा है कि सर लॉकडाउन है और कभी कभी पत्रिकाओं में या न्यूज चैनल में दिखा दिया जा रहा है कि अब अगले साल या आगे बहुत सारे वैकेंसी अब नहीं आएगी, बहुत सारी वैकेंसी बंद हो जाएगी। तो याद रखना है कि अभी केवल हमारा दिन बुरा है, जीवन बुरा नहीं हुआ है हमारा, और ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वैकेंसी बंद हो जाए। वैकेंसी आनी है और आती रहेगी। तो बहुत सारे बच्चे काफी जो है ना लॉकडाउन में अपनी उम्मीदों को भी वो काफी डाउन कर चुके हैं और निराश हताश हो चुके हैं। तो यही से एक आपको गुरु मंत्र के तौर पर आप याद रखेंगे कि अभी इस लॉकडाउन में हमारे लिए सबसे बड़ा जो टर्म होगा वह होगा संयम का। और केवल लॉकडाउन में ही नहीं बल्कि पूरे जीवन काल में ये जो संयम वर्ड है, इसे इंग्लिश में पैसेंस कहा जाता है। ये बहुत ही अनिवार्य चीज है, पैसेंस। अब सवाल लोग पूछते हैं कि संयम है क्या सर? तो संयम के लिए एक टैग लाइन आपको दे रहा हूं और उसको आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। यदि इस टैग लाइन को आप जीवन में याद रखेंगे तो कभी भी उम्मीद या कभी हताश या निराश आप कभी नहीं होंगे। और इस संयम की परिभाषा बहुत ही छोटी सी है और यह परिभाषा है एक युद्ध अपने विरुद्ध। इस टैग लाइन को आप हमेशा याद रखेंगे। कोई पूछे आपसे कि संयम क्या है या पैसेंस क्या है,
तो एक युद्ध है जो हमें अपने ही विरुद्ध लड़ना होता है। अर्थात जीवन में हम लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य तो साध लेते हैं कि हमें इस मुकाम तक पहुंचना है, लेकिन उसी वक्त में हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि शायद हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, या हालात कुछ ऐसा हो रहा है कि हमें लक्ष्य तक पहुंचने में वह हालात बाधक बन रहा है। तो आप इस टैगलाइन को अपने जीवन में बिल्कुल याद रखेंगे कि संयम एक युद्ध है जो हमें अपने ही विरुद्ध लड़ना है। और जब कभी भी आपकी अंतरात्मा से यह आवाज आए कि देखो तुमने जिस लक्ष्य को साधा है वह लक्ष्य तुमसे काफी बाहर है या तुम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हो, तो उस वक्त उसी समय अपने इस विपरीत विचार के विरुद्ध आपको लड़ाई स्टार्ट करनी है कि नहीं, मैंने जो भी लक्ष्य साधा है उसे हासिल करके ही रहूंगा। तो कभी भी आप उम्मीद या हताश ना हो, वैकेंसी आती रहेगी। अभी जो हमें मौका मिला है, इस मौके में हम अपने आप को इतना तैयार कर ले कि जैसे ही लॉकडाउन हटे, तो लॉकडाउन के हटने के साथ ही एग्जाम्स का जो पैटर्न होगा, जो दौर होगा, वो लगातार प्रारंभ हो जाएगा और उस वक्त हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा कि हम तैयारी कर सके। तो जो भी बच्चा इस लॉकडाउन में अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करेगा वही कल का बादशाह होगा। तो कभी भी आप हिम्मत ना हारे और इस टैगलाइन को याद रखें कि संयम या एक युद्ध हमें लड़ना है अपने ही विरुद्ध। चलते हैं आगे। तो 35 के अधिनियम के पश्चात चुनाव कराया गया 11 प्रांतों में, और इन 11 प्रांत में से 8 प्रांतों में याद रखना कि कांग्रेस की सरकार बन गई। उसमें कहीं मिलीजुली सरकार थी, कहीं कांग्रेस अपने बलबूते पर सरकार बनाई थी। इसकी चर्चा बाद में हम लोग कर लेंगे। इस चुनाव का जो सबसे बड़ा नतीजा यह निकला, याद रखना होगा, मुस्लिम लीग को लेकर, कि इस चुनाव में मुस्लिम लीग को घोर असफलता हाथ लगी, और खास तौर पर उन प्रांतों में जहां मुस्लिम बहुल इलाका था वहां भी मुस्लिम लीग को सफलता प्राप्त नहीं हुई। और इस चुनाव ने यह साबित कर दिया कि मुस्लिम लीग भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। और इस चुनाव के बाद से मुस्लिम लीग का जो विचार होगा अब वो कंस्ट्रक्टिव ना होकर डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अब इसे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि अब तक तो मुस्लिम लीग यही शो करना चाह रही थी कि भारत के जो मुसलमान हैं हम उन सारे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन इन चुनाव की असफलता ने साबित कर दिया कि सारे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग नहीं कर रही है। और यहां से मुस्लिम लीग का जो काम होगा वो थोड़ा नकारात्मक हो जाएगा, याद रखेंगे इसी चुनाव के बाद से। इस चुनाव की चर्चा इसीलिए की गई है। तो एक कॉन्सेप्ट तो यह हुआ। अब दूसरी तरफ पुनः एक बार याद रख लेंगे कि 30, 31, 32 में आरटीसी असफल हो गया। आरटीसी बुलाया क्यों गया था तो आपको याद होगा, भारतीयों के लिए एक संविधान निर्माण के लिए आरटीसी बुलाया गया, असफल हो गया। तत्पश्चात 33 में एक श्वेत पत्र लाया गया, और इसी श्वेत पत्र की जांच के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक ज्वाइंट कमेटी बना दी गई, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसा कि भारत में राज्यसभा है वैसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स होगा, और यहाँ लोकसभा है तो इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। तो उन दोनों के द्वारा एक ज्वाइंट कमेटी बनाई गई दोनों सदनों से, और अध्यक्ष बनाया गया लॉर्ड लिनलिथगो को। इस कमेटी ने नवंबर 34 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी इंग्लैंड की सरकार को या संसद को, और इसी रिपोर्ट के आधार पर अगस्त 35 में एक अधिनियम लाया गया और इसका नाम रहा भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम 321 अनुच्छेदों वाला। और इस अधिनियम की जो एक विशेषता रही कि प्रांतों में उस वक्त 11 प्रांत हुआ करते थे, 11 प्रांतों में चुनाव कराया गया। 8 प्रांतों में कांग्रेस या तो अपने बलबूते पर या मिलीजुली सरकार बनाने में सफल रही, मुस्लिम लीग को सफलता प्राप्त नहीं हुई, और यहीं से मुस्लिम लीग का काम नकारात्मक होगा। आगे चलते हैं। अब 1933 के बाद याद रखना है आपको 1934, 1935, 1936,
1937, 1938 और 1939। शायद दिखाई नहीं पड़ा तो ठीक है, 38 तक देखा जाए। अब यहां से 33 में श्वेत पत्र लाया गया और इसी श्वेत पत्र के आधार पर 35 का अधिनियम ला दिया गया। अब इस अधिनियम के बाद जो साल 1936 होगा, क्योंकि इस अधिनियम को लागू कब किया गया, तो 1937 से 35 का अधिनियम लागू हुआ था। अब ये 36 को आप भली भांति याद रख लेंगे कि 1936 भारत के इतिहास में एक मोड़ साबित होगा। किस प्रकार से, तो यहां पे याद ऐसे रखना है, जैसे सवाल एक आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछ लेगा कि भारत की आजादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था, या एक चलिए आसान सवाल है आपके लिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के राजा का नाम बताइए। तो ऐसा बहुत बार सवाल पूछ लिया, प्राय हम लोग क्या होता है कि लॉर्ड का नाम प्राय पूछ लेता है, तो हम लॉर्ड का नाम याद कर लेते हैं। तो इस राजा का नाम के ऊपर भी आप याद रखें कि जी के यहां से ही पूछ रहे तो क्या होगा, और ये 36 बड़ा इंपॉर्टेंट साल होगा। तो शायद यदि किसी का जवाब आया हो तो देख लिया जाए एक बार। आतिफ खान काफी एक्साइटेड है, धन्यवाद आतिफ जी। अच्छा, बल्लू करे सवाल को एक बार सर। अच्छा, एक तो सवाल पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसके द्वारा दिया गया, दूसरा कांग्रेस का रेडियो के नाम से किसे जाना जाता था, और तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का राजा कौन था, सम्राट कौन था। क्योंकि याद होगा तो जब जब दिल्ली दरबार लगा था तो इंग्लैंड के राजा या रानी के स्वागत के लिए लगाया जाता था। तो प्राय जो 3 दिल्ली दरबार था उस वक्त के राजा या रानी का नाम तो सबको पता होता है, बट इस सवाल का जवाब किसी को पता हो तो आप देंगे। आतिफ खान जी करे कि आपके टैगलाइन को हमेशा याद रखेंगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया सिंह का भी आ रहा है, अमन जायसवाल का भी आ रहा है। हिम्मत आप बिल्कुल भी ना हारे, आपको शायद पता ना हो, आज एक्चुअली तबीयत मेरी बहुत खराब है, गले से आवाज नहीं निकल रही है। तो यदि मैं चाहता तो क्लास शायद रोक सकता था, लेकिन चूंकि लगा कि बहुत सारे बच्चे क्लास का इंतजार करते हैं बेसब्री से, अब यदि क्लास को रोक दिया जाएगा तो शायद आपकी कनेक्टिविटी रुक जाएगी, और उसके लिए क्लास लेना अनिवार्य समझा गया और कल क्लास लिया जा रहा है आपके लिए। यदि मैं क्लास ले सकता हूं तो आशा है कि आप भी हमारे साथ बने रहेंगे। नीरज का भी कुछ जवाब आ रहा है, सालू सैंकी का भी जवाब आते हुए चलते हैं। आप लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, उसी लेक्चर में आपको सवाल का जवाब छुपा होगा। अब 36 में क्या क्या हुआ इसको आप याद रखिए। याद रखना है कि 1936 में इंग्लैंड में सम्राट का पद भी चेंज होगा और वायसराय, भारत में वायसराय का पद भी चेंज होगा 1936 में। क्या क्या होगा, तो 1936 में जनवरी महीने में याद रखना है जॉर्ज पंचम साहब की मृत्यु हो जाती है, डेथ बी लिखा जा रहा है, तो जॉर्ज पंचम की मृत्यु हो जा रही है। कब है, तो जनवरी याद रखना है आपको, जनवरी 1936 में जॉर्ज पंचम की मृत्यु हो जाती है। और इनके मरने के बाद इनका एक पुत्र है और वो गद्दी पर बैठता है, उसका नाम है एडवर्ड ए। पंचम को भी संख्या में दे दिया जाए तो जॉर्ज पंचम याद रख लेंगे। तो 1936 में जनवरी में जॉर्ज पंचम साहब की मृत्यु होती है। और ये जॉर्ज पंचम याद होगा 1911 के दिल्ली दरबार में यही जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी मैरी के साथ भारत आए थे। तो 36 में इनकी मृत्यु होती है जनवरी महीने में ही। और इनका पुत्र एडवर्ड ए गद्दी पर बैठता है।
और इसका कार्यकाल बहुत ज्यादा नहीं हो पाता, केवल जनवरी में बैठता है और दिसंबर तक यह रहेंगे, याद रखना है। एडवर्ड ए यानी कि जनवरी 1936 में गद्दी पर बैठेंगे और दिसंबर 1936 में ही यह गद्दी से हट जाएंगे। अर्थात कह सकते हैं कि 36 में ही इंग्लैंड को एक तीसरा राजा भी मिलेगा और उसका नाम होगा जॉर्ज। ये पंचम थे तो जॉर्ज 6 याद रखना है। तो जॉर्ज 6 जॉर्ज पंचम के द्वितीय पुत्र भी थे, याद रखना है। अर्थात जॉर्ज पंचम के दो बेटे हो गए, एक एडवर्ड 8। जब ये पोस्ट से हटते हैं तो जॉर्ज पंचम का दूसरा बेटा गद्दी पर बैठता है, जॉर्ज 6। और जॉर्ज 6 से 1936 से लेकर 1952 तक इस पोस्ट पर रहेंगे, याद रखना है। तो यहां से बहुत सारा सवाल आपका कवर हो जाएगा। आप देखिए तो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय पूछे इंग्लैंड का राजा कौन, जॉर्ज 6 होगा। यदि पूछ दे कि भारत की आजादी के समय, तब भी आंसर जॉर्ज 6 होगा। तो 1936 याद रखना कि दिसंबर 1936 से लेकर 1952 तक इंग्लैंड का जो सम्राट होगा वो जॉर्ज 6 होंगे, याद रखना है। और इन्हीं जॉर्ज 6 का 1952 में लंग कैंसर से, LUNG लंग कैंसर से इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके मरने के बाद जॉर्ज 6 की एक पुत्री एलिजाबेथ सेकेंड गद्दी पर बैठती है। और 1952 से लेकर टिल नाउ, याद रखना है, अभी तक इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है। तो 36 से आप इतना पॉइंट याद रख लीजिएगा कि जॉर्ज पंचम साहब जो थे 1910 से लेकर 1936 तक इंग्लैंड के सम्राट रहे। जनवरी 36 में इनकी मृत्यु के पश्चात इनका बेटा एडवर्ड 7 जनवरी से दिसंबर तक रहता है। फिर इनका दूसरा बेटा दिसंबर 36 से 52 तक जॉर्ज 6 रहते हैं। और जॉर्ज 6 की जब 52 में लंग्स कैंसर से मृत्यु हो जाती है, तब उसके पश्चात एलिजाबेथ द्वितीय इंग्लैंड की महारानी बनती है और 1952 से आज तक वो महारानी है। अब भारत की आजादी पूछे, भारत का संविधान लागू पूछे, या भारत छोड़ो आंदोलन के समय पूछे, या द्वितीय विश्व युद्ध के इंग्लैंड का राजा पूछे, तो सबका जवाब होगा जॉर्ज 6। तो एक प्रश्न का जवाब क्लियर हो गया। अब 36 में याद रखना है कि इंडिया में वायसराय का पोस्ट भी चेंज हो रहा है। और इसके पहले का नाम याद होगा लॉर्ड वेलिंगटन, और एक दूसरा नाम यहां से याद रखना होगा लिथगो। तो वेलिंगटन साहब 1931 से 1936 तक रहे थे, याद रखना है, वायसराय। और लिथगो साहब 1936 से लेके 1943 तक वायसराय रहेंगे। तो यहां से एक सवाल और निकल जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय यदि भारत का वायसराय पूछे तो आंसर होगा लॉर्ड लिथगो। 1935 के अधिनियम के समय पूछे कि भारत का वायसराय कौन होगा, तो वेलिंगटन का नाम आएगा। और ये इनका बड़ा ही अच्छा टर्म भी रहा है कि 18 अप्रैल को ये गद्दी पर बैठे थे और 18 अप्रैल को इन्होंने पदभार छोड़ा भी था वेलिंगटन साहब। तो अप्रैल 1931 से अप्रैल 1936 तक वेलिंगटन वायसराय रहते हैं भारत के। और 18 अप्रैल से ही लेकर 1 अक्टूबर तक, याद रखना, 1943 तक लॉर्ड लिथगो वायसराय रहेंगे भारत के। अब इस कार्यकाल का फायदा यह होगा कि 36 से 43 के बीच में जो भी हो, जैसे पूछ दिया गया था एक बार कि जो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 1940 में, तो अगस्त प्रस्ताव के समय इंग्लैंड का वायसराय कौन था, तो स्पष्ट है कि 36 से 43 लिथगो है, तो 40 में भी यही होंगे आपके। प्रथम विश्व युद्ध जब स्टार्ट होगा उस वक्त वायसराय पूछे तो लॉर्ड लिथगो। और यदि प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय इंग्लैंड का सम्राट पूछे तो जॉर्ज 6। तो इस कार्यकाल का फायदा यह होगा
कि बहुत सारा सवाल इस कार्यकाल के सहारे हम बना सकते हैं। तो वायसराय और सम्राट याद रखना कि 36 में इंग्लैंड में वायसराय और सम्राट दोनों का ही पद चेंज होता है। वायसराय तो 3-3 बदल जा रहे हैं और सम्राट 3-3 बदल जा रहे हैं और वायसराय केवल 2 ही बदल रहे होंगे। अब 36 के बाद आते हैं 37 का चुनाव, तो याद होगा ही। तो 37 में चुनाव संपन्न हो चुका है और 37 के चुनाव के पश्चात 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकार बना चुकी है। अब 1938 और 1939 हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब तक आगे चलते हैं। यदि अब तक यदि किसी के द्वारा मेरा पिछला क्लास यदि आप लोग नहीं किए होंगे तो हमारे YouTube चैनल अमरजीत क्लासेज IBS पे जाकर आप वहां सारा वीडियो देख सकते हैं, उपलब्ध होगा। क्योंकि जब तक पहले का सारा क्लास आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो शायद आगे के कॉन्सेप्ट में थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। आगे अब 1938 और 1939 भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण साल होगा, याद रखना है। अब यहां से एक सवाल निकलता है कि 38 और 39 में कांग्रेस का अधिवेशन होगा और ये 38 का जो अधिवेशन होगा ये होगा हरिपुरा में और 39 का जो अधिवेशन होगा कांग्रेस का ये होगा त्रिपुरी में। कभी कभी ये डाउट हो जाता है कि पहले हरिपुरा की पहले त्रिपुरी, तो यदि आप ध्यान देंगे तो हरिपुरा H से स्टार्ट होता है और त्रिपुरा T से, और ABCD में सबसे पहले H आता है तभी T आता है, तो ऐसे भी आप याद रख लेंगे। दूसरा सवाल कि हरिपुरा पड़ता कहाँ है, तो याद रखना कि यह पड़ता है गुजरात में और त्रिपुरी पड़ता है मध्य प्रदेश में, MP में। ये 2 पॉइंट हो गया। अब इसे पूछ लेता है कि जो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन था यह कांग्रेस का कौनवा अधिवेशन था। तो ये याद रखना कि कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था, ये 51वां, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था और इसमें सुभाष चंद्र बोस को नॉमिनेट करके अध्यक्ष बना दिया गया था। तो 38 का अधिवेशन कांग्रेस का कहां हुआ पूछे तो गुजरात के हरिपुरा में हुआ। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। और इस सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाने के पीछे कहा जाता है कि गांधी जी का ही हाथ था, इनको नॉमिनेट करके बनाया गया था। अब आप जानते होंगे कि दोनों की विचारधारा जो है, दोनों का लक्ष्य तो एक काफी पवित्र है, लेकिन जो दोनों का हथियार है वो ठीक एक दूसरे के विपरीत है। एक कहता है कि यदि तुम हमारे एक गाल पर तमाचा लगाओगे तो हम दूसरा गाल बढ़ा देंगे, और एक कहता है कि तुम हमारे एक गाल पर तमाचा लगाओगे तो ना जाने हम कितना तुमको रसीद देंगे। तो दोनों की विचारधाराएं अलग है, लेकिन लक्ष्य एक ही है कि भारत को आजाद करवाना है। तो गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को नॉमिनेट कर दिया था 1938 के लिए, लेकिन जब बोस अध्यक्ष बनते हैं तो इनका लक्ष्य काफी अलग होता है और गांधी को ऐसा प्रतीत होता है कि जो नेक्स्ट अधिवेशन होगा इसकी अध्यक्षता बोस नहीं करे। लेकिन 1939 का जो 52वां अधिवेशन होता है कहा, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में, तो अब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनने की कगार पर रहते हैं और गांधी नहीं चाहते हैं कि बोस अध्यक्ष बने। स्थिति ऐसी हो जाती है कि अध्यक्ष को लेकर के पहली बार चुनाव की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और इस चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस तो रहते ही, अब चूंकि गांधी नहीं चाह रहे कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने तो गांधी अपना एक उम्मीदवार खड़ा करते हैं और इनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। और गांधी को ऐसा प्रतीत था, ऐसा कहा जा सकता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस थे कि ये हमारा उम्मीदवार है तो जीत ही जाएगा। लेकिन 200 से भी ज्यादा मतों से इस चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया की हार हो जाती है और सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए चुने जाते हैं। और इस हार से चूंकि यह गांधी के उम्मीदवार थे तो गांधी को ऐसा प्रतीत होता है कि यह पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं बल्कि मेरी हार है। और यहाँ एक पॉइंट याद रखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस गांधी को हमेशा रिस्पेक्ट दिया करते थे,
भले ही गांधी बोस को उतना रिस्पेक्ट ना देते हो, लेकिन कभी भी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया था। और जब ऐसा सुभाष चंद्र बोस को मालूम चला कि इस हार से गांधी जी दुखी हैं, तो सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और ये याद रखना कि ये मार्च का महीना है। तो मार्च में यह चुनाव हुआ था, अध्यक्ष चुने गए थे, और अप्रैल में अगले ही महीने सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और अप्रैल के बाद मई आता है, और मई में कांग्रेस से सुभाष चंद्र बोस अलग हो जाते हैं, और मई में अलग होकर एक नई पार्टी बना डालते हैं, नाम होता है फॉरवर्ड ब्लॉक। याद रखना है कि मार्च 1939 में त्रिपुरी में बैठक होती है, अप्रैल में इस्तीफा देते हैं सुभाष चंद्र बोस, और अगले महीने मई में एक कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं। और जब सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देते हैं, तो इनके इस्तीफा के बाद एक नया अध्यक्ष चुना जाता है, उसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह भी बहुत बार पूछा गया परीक्षा में कि सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया था या कौन बनाया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। याद रखना है। अब मार्च में बैठक होती है, अप्रैल में इस्तीफा, और मई में नई पार्टी बना ली जाती है। और साल याद रखना 1939 बैठक कौन सा है, 52वां। अब मई के बाद आगे चलते तो 1939 में यह एक नया कॉन्सेप्ट चालू होगा। तो फिलहाल 38 और 39 कांग्रेस के अधिवेशन के तौर पर आप याद रखेंगे। अब आगे अब 1939 में देखिए नया पॉइंट क्या निकलता है। महीना क्या होगा, सितंबर। तारीख भी आप याद रखी ले, 3 सितंबर 1939 क्या होगा, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलेगा। तो सितंबर महीने में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, और सितंबर के बाद याद रखना अक्टूबर महीने में बिना पूछे, उस वक्त यदि पूछ देगा ही कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन, तो लॉर्ड लिथगो। और सितंबर में जब यह द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, तो बिना भारतीयों से या खास तौर पर कांग्रेसियों से सलाह लिए अक्टूबर महीने में लिथगो यह घोषणा कर देता है कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है। अब ऐसा कहने से कांग्रेस को काफी नुकसान होता है, और कांग्रेस कहती है कि कम से कम द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने के पहले एक बार तो लॉर्ड लिथगो को या इंग्लैंड की सरकार को हमसे पूछना तो चाहिए था। और जब बिना पूछे भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध में अपने आप को अलग साबित करने के लिए कांग्रेस ने लगभग 28 महीने बाद, याद रखना है, लगभग 28 महीने के बाद कांग्रेस अपने 8 प्रांतों से इस्तीफा दे देती है। यानी जिन जिन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी, उन सारे प्रांतों से कांग्रेस इस्तीफा दे देती है। क्यों कि द्वितीय विश्व युद्ध में लॉर्ड लिथगो ने बिना हमसे पूछे भारत को शामिल कर लिया है, और यह हमारे लिए सही नहीं है। तो 28 महीने अर्थात 37 से 39 तक सरकार चलाने के पश्चात 1939 में अक्टूबर महीने में कांग्रेस प्रांतों से इस्तीफा दे देती है। और इसके इस्तीफा देने के बाद अक्टूबर है, अक्टूबर के बाद नवंबर, और नवंबर के बाद आता दिसंबर। तो 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939 को जब अक्टूबर में कांग्रेस के द्वारा सारे प्रांतों से इस्तीफा दे दिया जाता है, तो इसकी खुशी किसको होगी? तो स्वाभाविक बात है कि जिस चुनाव में जिसको घोर निराशा हाथ लगी थी, वो काफी खुश होगा।
और इसी तारीख को 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस का आयोजन किया जाता है। मुक्ति का मतलब होता है कि चलो जिन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी, इस्तीफा के पश्चात उन कांग्रेसियों से हमें मुक्ति मिल गई। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 11 प्रांत उस वक्त हुआ करते थे और 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों की सरकार काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पर एक संकट पैदा होता है, उसको कहा जाता है संवैधानिक संकट। तो कांग्रेस के इस्तीफा देने के पश्चात भारत में एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है। अब यह समस्या यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा है, भारतीयों से सहयोग भी लेना है और अधिकांश प्रांत में जो कांग्रेस की सरकार थी वो इस्तीफा दे चुकी है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के विरोध में आ चुके हैं। अब सहयोग ले तो किस प्रकार से ले, तो 1939 याद होगा ही, तो दिसंबर गुजर चुका है। अब दिसंबर के बाद साल आएगा 1940 का। अब 40 में क्या क्या होगा वो देखा जाए। अब 40 का साल बड़ा ही रोचक होगा। रोचक इसलिए होगा कि महीना मार्च का ही होगा, या यहां नहीं, यहां लिख लिया जाए। 1940 के मार्च महीने में कांग्रेस और याद रखना है मुस्लिम लीग, मार्च 1940 में कांग्रेस का भी एक सेशन बुलाया जाएगा और मार्च 1940 में ही मुस्लिम लीग का भी एक अधिवेशन बुलाया जाएगा। अब होगा सवाल पूछता है कि जो 1940 का जो अधिवेशन बुलाया गया था यह कहां बुलाया गया था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है और यह कांग्रेस का कौमा अधिवेशन था। इन 3 प्रश्नों का जवाब आप देंगे कि मार्च 1940 का जो कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया, यह अधिवेशन कहां संपन्न हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे और यह कांग्रेस का कौमा अधिवेशन था। इन 3 प्रश्नों का जवाब आप फिलहाल कमेंट करके दें, तब तक मुस्लिम लीग की चर्चा कर ली जाए। अब मार्च में दिन भी याद रख लेंगे आप लोग, 22 से लेकर 24 मार्च, 3 दिनों का एक सेशन बुलाया था मुस्लिम लीग ने 1940 में। और आपको याद होगा तो 1937 के चुनाव में पराजय के बाद से मुस्लिम लीग का जो डिमांड था वो काफी बदल चुका था। और एक चीज याद रखना कि जो मोहम्मद अली जिन्ना का नाम पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, तो मोहम्मद अली जिन्ना का भी जो विचार था, इन्हें सरोजिनी नायडू के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता का एम्बेसडर कहा गया था, लेकिन इनकी विचारधारा भी उस चुनाव के बाद बदल चुकी थी और इनका डिमांड काफी अलग हो चुका था। तो जब मुस्लिम लीग का 40 का जो अधिवेशन था, यह अधिवेशन बुलाया गया था लाहौर में। यह वही लाहौर है जहां 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कितना अच्छा मांग किया गया था भारत के लिए। और उसी लाहौर में जब मुस्लिम लीग बैठक कर रही है तो यहां से एक अलग ही डिमांड निकलता है, उस डिमांड का नाम होता है पाकिस्तान। भले ही इस पाकिस्तान शब्द की चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन टोनी रिचार्ड भी कुछ जवाब देते हुए, आतिफ खान का कुछ जवाब, रुकमिनी का भी कुछ जवाब। चलिए, यदि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो 1938 और 39 का अधिवेशन जस्ट पढ़ाया गया आपको कि 1938 वाला 51वां था, 39 वाला 52वां था, तो 40 वाला बिल्कुल सही है रुकमिनी का, यह 53वां अधिवेशन था कांग्रेस का।
यदि एक साथ सारे अधिवेशनों का याद करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, और ऐसे ही पार्ट वाइज पार्ट याद किया जाएगा तो पूरा अधिवेशन एक एक करके याद हो जाएगा। तो 1940 वाला जो अधिवेशन था यह 18 से 20 मार्च को हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। 18 से 20 मार्च को हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। और कहां हुआ था, दो तो मिल गया है, सॉरी एक ही जवाब मिला है अब तक कि 53वां अधिवेशन था। कहां हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसका जवाब अभी तक नहीं आया है किसी के द्वारा। अंजलि चौबे का कुछ जवाब, चलिए अंजलि का जवाब पार्शियली सही माना जाएगा। रायगढ़ कह रही है, ये रायगढ़ नहीं था, रामगढ़ था, और उस वक्त यह रामगढ़ बिहार में पड़ता था। यदि उस वक्त की बात की जाए तो बिहार में होने वाला यह तीसरा अधिवेशन माना जा सकता है, क्योंकि बिहार में एक अधिवेशन हुआ था 1912 में और एक अधिवेशन हुआ था 1922 में। यह 12 वाला हुआ था बांकीपुर पटना में, 22 वाला गया में, और 40 वाला रामगढ़ में, जो फिलहाल झारखंड में पड़ता है। तो रामगढ़ उस वक्त बिहार में था, फिलहाल यह झारखंड में है। रामगढ़ में हुआ था। और दूसरा जो सवाल, तीसरा सवाल था कि इसके अध्यक्ष का नाम, तो अंजलि का बिल्कुल सही है, इसके अध्यक्ष का नाम था अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। तो 3 सवाल याद रखना है, क्या क्या कि 18 से 20 मार्च 1940 को उस वक्त का बिहार वर्तमान के झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में बुलाया गया। और इस अधिवेशन के बुलाने के पीछे एक ही मकसद था कि अब कांग्रेस का डिमांड बदल चुका था, और कांग्रेस का डिमांड अब यह था कि भारत में अब हमें अस्थायी सरकार बनानी चाहिए। यानी कि अंग्रेजों से जो कांग्रेस का डिमांड बदल चुका हो गया, अस्थायी सरकार हम बनाएंगे। याद होगा तो 1928 का जो साइमन कमीशन के वक्त जब लाया गया था नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स की डिमांड की गई थी। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अब इन दोनों डिमांड को पीछे छोड़ा गया है और कहा गया है कि अब हमें अस्थायी सरकार का गठन हम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का यह मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज हमारा साथ चाहेंगे, और उसी साथ के बार्गेनिंग में अब हम उनसे अस्थायी सरकार बनाने की डिमांड रखेंगे। तो इस अधिवेशन का मुख्य डिमांड रहा अस्थायी सरकार बनाने का डिमांड रहा। और इस 40 का जो अधिवेशन था, 40 से लेकर 46 तक जो होगा उसके अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ही रहेंगे, याद रखना है। और 1923 में दिल्ली में जब एक अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन के अध्यक्ष भी अबुल कलाम आजाद ही थे, और यह उस वक्त के सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के माने जाते हैं अबुल कलाम आजाद। भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी अबुल कलाम आजाद हैं। आगे तो 40 में रामगढ़ में बैठक हो रही है कांग्रेस की, और लाहौर में अधिवेशन हो रही है मुस्लिम लीग की। और आप देखेंगे 18 से 20 मार्च को यह बैठक होती है, और कांग्रेस डिमांड करती है अस्थायी सरकार की। और 2 दिन का गैप है, 20-2-22, 2 दिन के अंतराल के बाद 3 दिन की बैठक फिर मुस्लिम लीग, यानी इनका भी 3 दिन का बैठक हुआ, और 2 दिन के गैप के बाद इनका भी 3 दिन का बैठक हुआ। और इस बैठक में इनका डिमांड क्या है, तो हमें पाकिस्तान चाहिए। अर्थात 40 से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की डिमांड खुले तौर पर की जाने लगी थी। एक ऐसा क्लास होगा जिसमें हम लोग केवल पाकिस्तान का जन्म कैसे हुआ उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल याद रखना है कि 40 में पहली बार मुस्लिम लीग ने खुले तौर पर एक मंच से लाहौर में पाकिस्तान की मांग की थी। और 2 दिनों के अंतराल पर आप देखें कांग्रेस क्या चाह रही है और मुस्लिम लीग क्या चाह रही है। तो मार्च का तो महीना आप दिखाई पड़ ही रहा होगा। अब ऐसा संकट देख 1940 में ही अगस्त के महीने में याद रखना है, डेट भी काफी महत्वपूर्ण होता है, 8 अगस्त को। उस वक्त के तो पता ही होगा, भारत के वायसराय का नाम क्या था, लॉर्ड लिथगो। इंग्लैंड की सरकार
लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से, लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से भारत में एक प्रस्ताव भेजी थी, और चूंकि यह प्रस्ताव अगस्त महीने में लाया जाएगा इसीलिए इसका नाम रखा गया था अगस्त प्रस्ताव। तो 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव लाया जाएगा और यह अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाएगा। और इस अगस्त प्रस्ताव के में चूंकि अब देखा जाए कि 28 में कांग्रेस का डिमांड था डोमिनेंट स्टेट्स का, 29 में पूर्ण स्वराज्य और अस्थायी सरकार की मांग यहां पर हो चुकी है। तो अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से लॉर्ड लिनलिथगो का प्रयास होगा और यह कांग्रेस को यह सलाह देंगे कि हम तुम्हारे लिए संविधान का निर्माण करेंगे, लेकिन तुम हमें द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा सहयोग करो, और हमारा सहयोग करने के पश्चात हम तुम्हारी डिमांड के ऊपर विचार करेंगे। यहाँ एक सवाल आपके लिए हो जाएगा, आप सवाल पर यह बता दें कि यह पाकिस्तान वर्ड जो लाया गया था, यह पाकिस्तान शब्द किसके द्वारा दिया गया था? आप पर इस प्रश्न का जवाब दें। ये पाकिस्तान शब्द किसके द्वारा दिया गया था? अंजलि अब 54 नहीं होगा। आतिफ खान ठीक है, रुक्मिनी चौधरी बिल्कुल सही आतिफ खान आपका, कि चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द दिया गया था। बिल्कुल सही आतिफ जी आपका। चलते अब आगे। तो अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया। अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में आप हमें सहयोग कीजिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तो आपके संविधान के ऊपर चर्चा की जाएगी। और इसी में कहा गया था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाना यह भारतीयों का अधिकार होगा। बिल्कुल सोनी कुमारी का भी सही है, सालू सैंकी का भी आंसर बिल्कुल सही है। तो अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने यह माना कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन यह कांग्रेस को हजम नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस को एक ही बात का मुख्य मुद्दा था कांग्रेस के लिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में बिना हमसे पूछे तुमने हमें शामिल कर लिया और हमारी डिमांड के ऊपर अब तक विचार कर नहीं रहे थे, और जब आज मुसीबत का दौर है तब आप हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। तो इस अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त महीने में। अब अगस्त के ठीक बाद 1 महीने के गैप, और इसी 1 महीने के गैप के बाद आता है अक्टूबर। साल आपको पता है 40, और तारीख बड़ा महत्वपूर्ण है 17 अक्टूबर। तो 17 अक्टूबर 1940 को चूंकि अगस्त प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, और इसी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में याद रखना है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो इसी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में और द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस अलग है, यह साबित करने के लिए यहां गांधी जी के द्वारा एक नया सत्याग्रह स्टार्ट किया जाता है, और इसी को कहा जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब यहां भी विचारधारा देखिए, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता, अब यहाँ पे जो रामगढ़ में जो अधिवेशन हुआ था 53वां अधिवेशन, तो इसमें गांधी जी तो पहुंचे ही थे। गांधी जी प्लस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सारे लोग पहुंचे हुए थे, और कहा जाता है कि 3 दिनों के अधिवेशन के जो टेंट लगाया गया था तो इतनी मूसलाधार बारिश हुई थी कि टेंट भी काफी उड़ गया था। और इसी रामगढ़ में सुभाष चंद्र बोस भी एक अपनी रैली कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस से वो 39 में अलग हो चुके हैं। और कांग्रेस के विरोध में कहा जाए
या अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार करने के क्रम में रामगढ़ में सुभाष चंद्र बोस भी रैली निकालते। और सुभाष चंद्र बोस का उस वक्त का विचार यह था कि चूंकि अंग्रेज अभी दबाव में है, मजबूर है, हमारे डिमांड को मान लेंगे, तो हमें अंग्रेजों के खिलाफ एक जोरदार अभियान स्टार्ट करना चाहिए। और गांधी का विचार था कि नहीं, अंग्रेज अभी मुसीबत में है, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, हमें छोटी मोटी मांग करनी चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि हमें सामाजिक सत्याग्रह नहीं करके व्यक्तिगत सत्याग्रह करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक सत्याग्रह यदि किया जाता है या सार्वजनिक सत्याग्रह यदि किया जाता है तो फिर अंग्रेजों के सामने मुसीबत का दौर खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम सार्वजनिक सत्याग्रह नहीं करके व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करेंगे। और 17 अक्टूबर 1940 को याद रखना है, महाराष्ट्र में पवनार आश्रम है। इसी पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है 17 अक्टूबर 1940। और गांधी जी का विचार है कि जिन जिन लोगों को मैं चुनूंगा वही लोग इस सत्याग्रह में भाग लेंगे। और यहां से गांधी जी के द्वारा सबसे पहला जो सत्याग्रही चुना गया वह था विनोबा भावे। दूसरा चुना गया जवाहरलाल नेहरू को। और तीसरा का नाम आपको बताना है। प्राय इन्हीं दो से सवाल बन जाता परीक्षा में कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो की गई थी तो पहले सत्याग्रही या द्वितीय सत्याग्रही ही प्राय पूछता है। लेकिन कुछ परीक्षाओं में जब डीप सवाल सेट किया जाएगा तो तीसरा सत्याग्रही भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो तीसरे सत्याग्रही का नाम आप कमेंट करके बताएंगे कि इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का तीसरा सत्याग्रही कौन था। तो इस प्रकार से अक्टूबर महीने में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। ये 40 का समय था। अब आगे चलते हैं। 1940 के बाद 1941 में एक प्रमुख सवाल याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद किया गया था कोलकाता में, इनके अपने घर में। तो 41 में सुभाष चंद्र बोस नजरबंद से जनवरी का महीना था, कड़ाके की ठंड थी। और इसी जनवरी के महीने में 1941 में सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को चकमा देकर और भारत से जर्मनी के निकल पड़ते हैं। एक बार बिहार पुलिस में एक सवाल पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस भारत कब छोड़े, तो आंसर होगा 1941। मुकेश कुमार, बिल्कुल सही है मुकेश आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो तीसरे सत्याग्रही चुने गए थे इनका नाम था ब्रह्मदत्त। इन 3 सत्याग्रही का नाम आप याद रखेंगे। पहला विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त थे। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था किसके विरोध में, तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में और द्वितीय विश्व युद्ध से अपने आप को अलग रखने के लिए ऐसा किया गया था। अब जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़कर जर्मनी के लिए निकल पड़ते हैं। और 41 में ही एक सवाल और याद कर लीजिएगा आप लोग, रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु भी होती है। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु 1941 में ही हो जाती है। बस इतना सही सवाल 41 में इंपोर्टेंट होगा। अब महीना आएगा 1942 का। अब अंग्रेजों को देखिए कैसा धर्म संकट है। एक तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और उस द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, जापान, इटली लगातार विजयी हुए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, खासतौर पर ब्रिटेन की स्थिति काफी खराब है। तो अंग्रेज यह चाह रहे हैं कि किसी तरह से भारतीयों का सपोर्ट लिया जाए। और उधर अमेरिका और रसिया का दबाव है ब्रिटेन के ऊपर कि किसी भी तरह से तुम भारतीयों का सहयोग लो, नहीं तो द्वितीय विश्व युद्ध में हमारी हार हो जाएगी। क्योंकि जर्मनी और जापान जो है आगे बढ़ते बढ़ते म्यांमार तक इनकी सेना आ चुकी थी। और उसी समय सुभाष चंद्र बोस की भी जो सेना है 1942 तक के, सुभाष चंद्र बोस भी अपनी सेना लेकर भारत की तरफ बढ़ रहे थे। और इसी धर्म संकट के दौर में मार्च का महीना था
तो मार्च 1942 में फिर से एक बार अंग्रेजों ने भारतीयों या कांग्रेसियों के सामने एक प्रस्ताव दिया और इसका नाम था क्रिप्स मिशन। तो युद्ध मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे, नाम था उनका स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसी स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में मार्च 1942 में भारत एक भेजा गया क्रिप्स साहब को एक मिशन लेकर के। और क्रिप्स मिशन में स्टेफोर्ड क्रिप्स ने कांग्रेस के समक्ष कुछ प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में मुख्य तौर पर इन्होंने बोला कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हम आपके लिए डोमिनियन स्टेट की जो आप डिमांड कर रहे थे, तो डोमिनियन स्टेट की हम डिमांड आपकी मान लेंगे और द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होगा तब आपके लिए संविधान बनाने का भी हम रास्ता खोल देंगे। कब है यह? तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्यों आता है? तो मुख्य तौर पर यह कहा जाता है कि संविधान निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था, लेकिन इसके पीछे का मुख्य मकसद था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका और रूस के दबाव के चलते भारतीयों का सपोर्ट चाहिए, इसलिए क्रिप्स प्रस्ताव को भारत लाया गया था। इसमें मुख्य तौर पर दो डिमांड भारतीयों के समक्ष रखा गया वो कि डोमिनियन स्टेट की मांग जो है हम आपको दे देंगे और संविधान निर्माण का रास्ता खोल देंगे। अब जब यह रिपोर्ट लाया जाता है, यह प्रस्ताव आता है, तो आप याद कीजिए कि डोमिनियन स्टेट की डिमांड कांग्रेस के द्वारा 1928 में ही किया गया, 14 साल पहले। अब 14 साल बाद उस डिमांड के पीछे दिमाग लगा रहे। वो क्यों दिमाग लगा रहे हैं? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा है और द्वितीय विश्व युद्ध में इनके सपोर्ट के कारण वह मजबूर होकर के हमारे समक्ष यह प्रस्ताव रख रहे हैं। तो कांग्रेस ने कहा कि सर 14 साल गुजर चुका है, अब काफी देर हो चुकी है आपके इस प्रस्ताव से और हम इस डोमिनियन स्टेट अब हमें नहीं चाहिए। अब हमें अस्थायी सरकार बनाने के लिए हमें बताइए कि क्या आप अस्थायी सरकार बनाने में हमारी मदद करेंगे, क्योंकि डोमिनियन स्टेट से अब हमारा काम नहीं चलेगा। और इसीलिए इस क्रिप्स मिशन को एक नाम दिया गया था पोस्ट डेटेड चेक। याद रखिएगा आप लोग, POST पोस्ट डेटेड चेक, यानी वह चेक जिसका डेट खत्म हो चुका है उसको बजाया नहीं जा सकता है, तो उसी को क्रिप्स मिशन को ही कहा गया था पोस्ट डेटेड चेक। क्यों कहा गया था? क्योंकि 14 साल पहले जो डिमांड हम लोगों ने आपसे रखी थी, 14 साल बाद अब आप उस डिमांड के पीछे आ रहे हैं और हमारा डिमांड अब डोमिनियन स्टेट से चेंज होकर अस्थायी सरकार की तरफ और पूर्ण आजादी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो आप हमें यह दे रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर जो था क्रिप्स मिशन भी असफल हो चुका था। अब क्रिप्स मिशन मार्च में लाया गया था और जब क्रिप्स मिशन असफल हो गया तब जाकर अब कांग्रेसियों को यह महसूस होगा कि अब हमें एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। क्यों? कि हमारी डिमांड पर अभी भी इंग्लैंड की सरकार सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है। और तब जाकर क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद से अब एक नया दौर चालू होगा और इसी के विरोध में क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाएगी कांग्रेस के द्वारा। और यही से आगे के क्लास को प्रारंभ किया जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का परिदृश्य कैसा रहा, यह क्यों लाना पड़ा। और इसी के व्याख्या के दौरान जो आपसे सवाल पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसके द्वारा दिया गया और कांग्रेस का रेडियो किसे कहा जाता है, तो अगले क्लास में इन दोनों सवालों का जवाब और भी बहुत सारे फैक्ट के ऊपर हमारी चर्चा होगी। तब तक जितना आपको पढ़ाया गया इसका रिवीजन, और यदि आपने पिछला क्लास अटेंड नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप वह सारे वीडियो को एक बार जरूर देख लें ताकि कॉन्सेप्ट डेवलप करने में थोड़ी आसानी हो जाए आपके लिए। तब तक के लिए आप घरों में रहें, स्वस्थ रहें और हमारे द्वारा जो संयम की परिभाषा आपको दी गई है, एक युद्ध अपने विरुद्ध, उसे बिल्कुल याद रखें और कभी भी हिम्मत यदि आपकी कमजोर पड़े तो उसी
स्लोगन को याद करते हुए तैयारी पे लग जाए, क्योंकि लॉकडाउन टूटेगा और सारी परीक्षाएं क्रम से होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के क्लास को समाप्त किया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।